हर वो संस्थान, फैक्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्य करते हैं, उन संस्थानों को जिस तिथि से 10 कार्मिक उनके पास हुए, उनके 15 दिनों के भीतर ईएसआईसी के अंदर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। ईएसआईसी में पंजीकरण करने के लिए वर्तमान में आप श्रम सुविधा पोर्टल जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक पोर्टल है, उसके माध्यम से ईएसआईसी में पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर हो रही है तो एमसीए पोर्टल से भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। तो उन अपने संस्थान का पहले पंजीकरण कराएं और पंजीकरण के उपरांत जो बीमित व्यक्ति है वैसे कार्मिक जिनका 21,000 से कम और अगर वो दिव्यांगजन हैं तो 25,000 तक तो ये वेतन है, उनका पंजीकरण ईएसआईसी पोर्टल पर करें और मासिक रूप से कंप्लायंस करना अनिवार्य है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हम कहते हैं कि हमारे भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा युवा पाए जाते हैं। युवाओं के मामले में और सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट युवाओं के मामले में हमारा भारत जो है वो विश्व में शायद बहुत ही आगे के नंबर पे आता है। और जब ग्रेजुएट युवा हैं, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा चुनौती आती है नौकरियों की। और नौकरियों में क्यों कोई नौकरी करना चाहता है कि वो अपने घर को, अपने आप को सुरक्षित रख सके, एक सिक्योरिटी दे सके। और इस वजह से वो सबसे ज़्यादा सहूलियत लोगों को लगती है सरकारी नौकरी के लिए। और सरकारी नौकरी के लिए युवा परेशान हैं, पागल हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी सरकार आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही ऐसे नियम बना चुकी है जिससे कि अगर आप गैर सरकारी संस्थानों में भी काम कर रहे हैं तो भी आप सरकारी नौकरी की तरह ही एक सुरक्षित और निश्चिंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इसके अपने कुछ प्रावधान हैं, इसकी कुछ नियमावली हैं। और इसी के तहत जो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो है हमारे साथ केशव झा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं ईएसआईसी के। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये ईएसआईसी क्या है। ईएसआईसी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक इकाई है जिसकी स्थापना 1948 में उन दिनों की गई थी जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। इस ईएसआईसी का उद्देश्य देश के श्रमवीरों को, देश के कर्मवीरों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो देश के कर्मवीरों को, श्रमवीरों को जो है वो एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ये संस्थान, और ये लगभग 1948 से चली आ रही है। तो आज हम यही जानना चाहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के कौन कौन से, क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और कौन कौन से संस्थान इसके अंतर्गत? ईएसआईसी के अंदर हर वो संस्थान, फैक्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्य करते हैं, उन संस्थानों को जिस तिथि से 10 कार्मिक उनके पास हुए, उनके 15 दिनों के भीतर ईएसआईसी के अंदर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। और ईएसआईसी के तहत जो सुविधाएं मिलती है बीमित व्यक्तियों को, उन सुविधाओं में जैसे उनके बीमित व्यक्ति जो कार्मिक है एवं उनके पूरे परिवार को संपूर्ण चिकित्सीय सुविधा, अर्थात ना सिर्फ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी बल्कि सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ जैसे कैंसर या डायलिसिस के केसेस में भी उनको कंप्लीट फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको बता दें कि ईएसआईसी देश भर में करीब 160 से अधिक अस्पताल, 20 से अधिक मेडिकल कॉलेज, 1500 से अधिक डिस्पेंसरी संचालित करती है, जिसके माध्यम से ये चिकित्सीय सुविधाएं देती है। इसके अलावा ईएसआईसी जिला स्तर पे टाई अप अस्पताल भी के माध्यम से भी इमरजेंसी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं अपने बीमित व्यक्ति को। चिकित्सा सुविधा के अलावा ईएसआईसी चिकित्सा के दौरान अगर बीमित व्यक्ति को सपोज रेस्ट करना पड़े तो उस अवधि में जो उनका वेतन का नुकसान है उसकी भरपाई भी ईएसआईसी 70% के दर से करती है। अगर कोई महिला कार्मिक कार्य कर रही है तो उनके प्रसव के दौरान उनको वेतन का नुकसान ना हो, उनके परिवार को आर्थिक परेशानी ना झेलना पड़े, इसलिए 26 सप्ताह का पेड लीव ईएसआईसी प्रदान करती है। इसी कड़ी में आगे जो हमारा बेनिफिट्स हैं, जिसमें अगर किसी कर्मचारी का काम के दौरान या काम के लिए आने या जाने के दौरान किसी आकस्मिक दुर्घटना की वजह से वो विकलांग होते हैं तो विकलांगता पेंशन के रूप में हम 90% तक पेंशन का प्रावधान है। अगर उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आजीवन पेंशन जो 90% की दर से दी जाती है, यह पेंशन की सुविधा है। अगर
गैर स्वैच्छिक कारण से व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, एक कामगार बेरोजगार होता है, तो इस परिस्थिति में 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता, जिसमें हमारी 2 स्कीम हैं, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना एवं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके तहत उनको हम बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करते हैं। और इन सब के अतिरिक्त जो हमारे 20 मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनमें ईएसआईसी के जो बीमित व्यक्ति हैं, पंजीकृत व्यक्ति हैं, उनके बच्चों के लिए 45% सीट भी रिजर्व है। तो आप यह कह सकते हैं कि ईएसआईसी ज्वाइन करने के बाद, ईएसआईसी में पंजीकरण करने के बाद एक बीमित व्यक्ति को किसी भी तरह की जो भविष्य की चिंताएं हैं उससे मुक्ति मिलती है। आप जितनी बातें बता रहे हैं उन सबको सुन के ऐसा लग रहा है कि जिस सुविधाओं, जिन बेनिफिट्स को देख करके हमारे युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, वो सब कुछ संभव हो सकता है अगर ईएसआईसी के अंतर्गत वो रजिस्टर हो जाते हैं। तो फिर अब मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें, संस्थागत रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, दोनों प्रक्रिया। ईएसआईसी में पंजीकरण करने के लिए वर्तमान में श्रम सुविधा पोर्टल जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक पोर्टल है, उसके माध्यम से ईएसआईसी में पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर हो रही है तो एमसीए पोर्टल से भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। तो उन अपने संस्थान का पहले पंजीकरण कराएं और पंजीकरण के उपरांत जो बीमित व्यक्ति है, वैसे कार्मिक जिनका 21,000 से कम, और अगर वो दिव्यांगजन हैं तो 25,000 तक तो ये वेतन है, उनका पंजीकरण ईएसआईसी पोर्टल पर करें और मासिक रूप से कंप्लायंस करना अनिवार्य है। ये बातें तो आपने बता दी कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद हम इस योजना है इसके अंतर्गत हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे कानून बनाते हैं, लेकिन हमें उसके अवेयरनेस की कमी की वजह से हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। और सबसे ज़्यादा अगर कोई वंचित वर्ग हो जाता है तो वो लेबर, जो श्रमिकों का वर्ग है। तो जो सरकार ने जो है अभी नए लेबर कोड बनाए हैं, इसके अंतर्गत क्या है, अगर इन बातों को आप हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट कर सकते। जी मैम, ये भारत सरकार ने अभी हाल ही में 21 नवंबर 2025 से 4 लेबर कोड्स लागू किए हैं, जिसमें से एक सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत ईएसआईसी को भी समाहित किया गया है। कई सारे बदलाव होंगे ईएसआई स्कीम में भी, जिसमें जो प्रमुख बदलाव है वो यह है कि वर्तमान में ईएसआईसी 10 से अधिक संस्थानों वालों पर अनिवार्य रूप से लागू होता था, लेकिन लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ईएसआईसी अगर किसी हजार्डस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा एक भी कार्मिक अगर काम कर रहा है तो उनके ऊपर अनिवार्य रूप से लागू होगा। साथ ही जिन संस्थानों में 10 से कम कार्मिक कार्य कर रहे हैं उनको भी वॉलेंटरी बेसिस पे, अर्थात स्वैच्छिक रूप से वो अपने श्रमिकों को ईएसआईसी का लाभ दे सकते हैं, वो भी कोड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त प्लांटेशन वर्कर को भी स्वैच्छिक रूप से ईएसआईसी में कवर करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। और जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर है, जो भारत की अभी डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, डिजिटल इकोनॉमी, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे कि फ्लिपकार्ट या ब्लिंकिट या ओला या उबर, इनमें जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, इनको भी ईएसआईसी के दायरे में लाने के लिए लाया जाना। इसके लिए सरकार ने अभी ड्राफ्ट रूल्स, जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, इनके रूल पब्लिश किए हैं और इन ड्राफ्ट रूल्स के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद वो वर्कर्स भी ईएसआईसी का लाभ उठा पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है मैम, जो ईएसआईसी में लेबर कोड्स के बाद होंगे। आपने बताया कि आगे आने वाले समय में ड्राफ्टिंग चल रही है कि फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जैसे जो संस्थान हैं उनको भी ये कवर करेगी। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एक सांसद जो हैं वो इस मुहिम में लगे हुए ब्लिंकिट के वर्कर्स के साथ जो हैं वो गली गली घूम भी रहे हैं। फिर मेरा अगला सवाल यही आ जाता है, क्योंकि फिर ये बात आ जाती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर बर्डन आएगा, तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन क्या आएगा या फिर उनको बेनिफिट क्या होगा, अगर इसको भी अगर आप स्पष्ट कर सकें तो ये बहुत सही। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मैम कि एम्प्लॉयर के ऊपर क्या बर्डन पड़ेगा और एम्प्लॉयर क्यों रजिस्ट्रेशन कराए। तो पहला बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यह अनिवार्य है मैम। जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स का आप कंप्लायंस करते हैं, वैसे ही अगर मानव बल आपकी संस्था में काम कर रहा है तो उनको सामाजिक सुरक्षा देना ना सिर्फ विधिक रूप से अनिवार्य है बल्कि एक जिम्मेवारी है। और अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको कठिनाई का सामना कर सकते। जो महत्वपूर्ण लाभ है वह है कि ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी,
ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी के अंतर्गत अगर आप ईएसआईसी में जिन कार्मिकों का पंजीकरण कराते हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत से आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है एक एम्प्लॉयर को। अर्थात अगर उनके महिला कार्मिक को प्रसव के दौरान जो उन्हें 26 सप्ताह का पेड लीव देना है वो नियोक्ता को देने की बजाय अब ईएसआईसी पे करेगी। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जब किसी संस्थान में कोई आकस्मिक घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, तो नियोक्ता को जो होने वाली खर्च है उससे भी एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो नियोक्ता को बहुत बड़ी राहत है। जो ईएसआईसी पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वर्तमान में जो ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन चार्ज करती है वो 4% है, जिसमें 3.25% एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं और 0.75% देयता बीमित व्यक्ति की है। तो जो 3.25% का खर्च है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाते हुए उस पर आपको इनकम टैक्स में भी डिडक्शन वो अमाउंट आपका मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूँ कि जब हम अपने बीमित व्यक्तियों को, अपने संस्थान में काम कर रहे कार्मिकों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक 4% कंट्रीब्यूशन जमा करके उनके पूरे परिवार के लिए चिकित्सीय सुविधा, मैटरनिटी की फैसिलिटी या भविष्य में किसी भी दुर्घटना के केस में उनको सिक्योर करते हैं। जैसा मैंने बताया कि पेंशन की सुविधा है, अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, या अपंगता के केस में भी जो 90% तक पेंशन की सुविधा है। इन सभी सुविधाएं जब हम अपने कार्मिकों को, अपने श्रमिकों को प्रदान करते हैं तो उनका मोरल बूस्ट होगा और वो मन लगाकर काम करेंगे और इसका रिजल्ट लंबे समय में नियोक्ता के ही बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। नियोक्ता की जो संस्थान की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और नियोक्ता भी बिना डरे हुए, बिना इस डर से कि भविष्य में मुझे किसी तरह का नोटिस आ सकता है, भविष्य में मुझे कंप्लायंस से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, अपना बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे नियोक्ता के लिए ही फ़ायदेमंद है। जी, देखिए ये तो बड़ी पॉजिटिव बातें हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि अच्छी योजनाएं अगर विफल होती हैं तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर किसी संस्थान में किसी क्रमिक की जो है वो मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता है ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होने के बावजूद, तो फिर क्या प्रावधान? देखिए मैम, ईएसआईसी में जो नई कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आई है उसका सेक्शन 42 और पूर्ववर्ती जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमा अधिनियम के सेक्शन 68, इसके तहत अगर कोई संस्थान पात्रता होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को ईएसआईसी का लाभ नहीं दिए हैं और यह ईएसआईसी के संज्ञान में आता है किसी भी माध्यम से, तो ईएसआईसी इसकी जांच कराने के उपरांत अगर यह पाती है कि वह व्यक्ति पात्र था ईएसआईसी का और परंतु नियोक्ता ने उनका पंजीकरण जानबूझकर नहीं कराया, तो उस परिस्थिति में हम उसे ईएसआईसी का आईपी मानते हुए उनको सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है तो ईएसआईसी उनको जो देने वाला लाभ है, जो पेंशन से रिलेटेड लाभ है, उससे वंचित नहीं करता है। ईएसआईसी उसे वह लाभ प्रदान करती है और इस केस में नियोक्ता के ऊपर जो पेंशन का पूरा खर्च होगा, क्योंकि नियोक्ता के अवहेलना के कारण जो उन्होंने ईएसआईसी के प्रावधानों की अवहेलना की, उसके कारण श्रमिक को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिला, इसलिए नियोक्ता को जो पूरा पेंशन का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो एक मुश्त दम देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड डैमेज। आप यह समझें इसको आसान भाषा में कि अगर किसी श्रमिक को 10,000 रुपया पेंशन निर्धारित की जाती है तो उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूरे जीवन काल में करीब 30 से 40 लाख रुपया हो सकता है और वो एक मुश्त राशि इंटरेस्ट और डैमेज के साथ ईएसआईसी वसूल करती है नियोक्ताओं से। तो मैं वैसे सभी जो संस्थान हैं जिन्होंने कोड लिया है लेकिन अभी सभी कार्मिकों को ईएसआई का फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, उन सब से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने सभी कार्मिकों को ईएसआईसी का लाभ दें, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना हुई तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। मतलब कि इसमें दोनों को ही जो है वो सतर्क और अवेयर रहने की ज़रूरत है कि इसमें ना ही तो जो एम्प्लॉयर हैं उनको किसी तरह का बर्डन होगा और ना ही जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनको किसी तरह की कोई मतलब बर्डन या इस तरह की समस्या का या अप्रिय घटना का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बिहार में, क्योंकि हर एक राज्य में भी अलग से भी कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं, तो बिहार में क्या इसमें कोई
एडिशनल बेनिफिट है यहाँ के लोग? जी मैम, ये बिहार में ईएसआईसी का के अभी वर्तमान में 2 अस्पताल संचालित हैं। एक अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज बिहटा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल एवं ये मेडिकल कॉलेज बिहटा के नाम से है। दूसरा ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ। ये 2 अस्पताल हैं हमारे, और 3 अन्य जिलों में हम अस्पताल खोलने की दिशा में प्रयासरत हैं, जिसमें एक मुजफ्फरपुर में अभी अस्पताल ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है और वहाँ अस्पताल की निर्माण प्रक्रिया निर्माणाधीन है मैम। इसके अतिरिक्त बिहार के अभी वर्तमान में 12 जिलों में ईएसआईसी का डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस, जिसे हम डीसीबीओ के नाम से जानते हैं, वह संचालन की जा रही है, जिनमें प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रदान की जा रही है। चूँकि ईएसआईसी राज्य सरकार के साथ भी मिलकर काम करती है, तो राज्य सरकार के भी 17 डिस्पेंसरीज बिहार के अन्य अन्य जिलों में संचालित है, और उसके माध्यम से भी ईएसआईसी अपने बीमितों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान कर रही है। एवं हम शीघ्र ही बिहार के सभी जिलों में चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हैं। जिन जिलों में वर्तमान में चिकित्सीय सुविधा या हमारा कार्यालय नहीं है, उन जिलों में हम MIMP वहाँ के प्राइवेट प्रैक्टिशनर को हम हायर करके और मॉडिफाइड जो इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके माध्यम से हम चिकित्सा सुविधा वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि एक कंक्लूडिंग संदेश या जो एक स्टेटमेंट होता है वो अपनी तरफ से आप दें हमारे दर्शकों को, कि वो किन बातों का ध्यान रखें, या जो अगर कोई संस्थान चला रहे हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें कि इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनका वो लाभ उठाएं। वर्तमान में भारत सरकार ने कई लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, और आप अवगत होंगे कि 29 सेंट्रल एक्ट और कई और लेबर कानूनों को, श्रम कानूनों को मिलाकर के 4 कोड में समाहित किया गया है। और उसके माध्यम से भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि प्रत्येक देश के हर श्रमवीर को, हर कर्मवीर को उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में ईएसआईसी में ये महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जो मैंने इस इंटरव्यू के दौरान बताया। मैं इसके साथ ही एक हमारी स्कीम एस्प्री स्कीम संचालित की जा रही है उन संस्थानों के लिए जिन्होंने अब तक ईएसआईसी का कोड नहीं लिया। आपको बता दें कि अगर आपके संस्थान में 10 से अधिक कार्मिक कार्य कर रहे हैं और आपने अब तक ईएसआई का कोड नहीं लिया, तो आपके ऊपर 5 साल का कंट्रीब्यूशन, जो अंशदान की राशि प्लस इंटरेस्ट और डैमेज, जो एक काफ़ी बड़ी राशि हो सकती है, वो आपको ईएसआईसी वसूल करती है। लेकिन इस एस्प्री स्कीम जो 1 जुलाई 2025 से शुरू हुई और 31 दिसंबर 2025 तक था, और वर्तमान में 1 महीने एक्सटेंड किया गया है और उनकी वैधता 31 जनवरी 2026 तक है। इस स्कीम के तहत आप अगर अपने संस्थान का पंजीकरण कराते हैं ईएसआईसी में, तो पिछली जो 5 साल की देयता होगी उससे आपको मुक्त किया जाएगा। श्रम कानूनों के रिफॉर्म के साथ साथ सरकार का पूरा प्रयास है कि चूँकि सभी श्रमवीरों को इसका फ़ायदा मिले, आपसे अनुरोध है कि आप अपने संस्थान का पंजीकरण कराने, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। साथ ही वैसे संस्थान जो ईएसआईसी में पंजीकृत हैं परंतु अपने सभी श्रमिकों का अंशदान जमा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं पुनः दोहराता हूँ, सेक्शन 42 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अगर यह पाया जाता है कि आपने अपने श्रमिकों का अंशदान जमा नहीं किया और उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना होती है, तो एक मुश्त राशि के रूप में आपके ऊपर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने सभी कार्मिकों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। वैसे व्यक्ति जो ईएसआईसी के दायरे में आते हैं, वो अपने जो नियोक्ता हैं, अपने प्रधान नियोक्ता है, उनसे यह मांग करें कि उनको ईएसआईसी का लाभ मिले, और हमारे संस्थानों से ईएसआईसी की वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर के सारी जानकारियां प्राप्त करें कि कौन कौन से लाभ के वो पात्र हैं, और संबंधित संस्थानों में जो निकटस्थ आपके हमारे कार्यालय है, उनसे संपर्क कर आप ईएसआईसी के लाभों का फ़ायदा उठाएं। तो आपने जाना दर्शकों कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है अगर आप इस संस्थान के साथ जुड़ते हैं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो किस तरह से एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हम जिस तरह की सिक्योरिटी पाते हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी आप अपने उस संबंधित नौकरी में भी पा सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए केशव झा, जो आपने अपना समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।